जब खालिद खान पांचा ने भोपाल में रामदयाल पहलवान को हराकर 777 किलोमीटर दूर बॉम्बे के नागपाड़ा में अहमद सेलर हाई स्कूल में भोपाल का बॉस का खिताब हासिल किया, तो एक युवा लड़के को उसके शिक्षक से डांट फटकार मिल रही थी। यह एक नियमित घटना थी। बेशक इस बार लड़का पहले सेमेस्टर में सभी यूनिट टेस्ट में लगातार फेल हो गया था। उसके साथ एक और शरारती भाई भी था जो बेचैनी से उसके साथ शामिल हो गया, क्योंकि वह भी शिक्षक के गुस्से का निशाना था। उसने अगले दिन लड़के के पिता को स्कूल बुलाकर अपनी आलोचना समाप्त की। पुलिस हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर शहर के सबसे सम्मानित पुलिसकर्मियों में से एक थे, जो कुलीन अपराध शाखा के लिए काम करते थे। 1970 के दशक में वह मुंबई पुलिस के शस्त्रागार में सबसे साधन संपन्न और अपरिहार्य उपकरण थे, जिन्हें बहुत सम्मान मिलता था। उनके वरिष्ठ, जिनमें पुलिस उपायुक्त डीसीपी भी शामिल थे, जो भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस कैडर से थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। कासकर और उनके सहयोगियों के साथ कमतर व्यवहार नहीं किया जाता था, क्योंकि वे कांस्टेबल थे, पदानुक्रम में बहुत नीचे। इसके बजाय हवलदार इब्राहिम कासकर ने अपने समय के कांस्टेबलों में सबसे लोकप्रिय लोगों की जासूसी करके और जमीन पर कान लगाकर कई मामलों को सुलझाया। वह बॉम्बे की किंवदंती के अनुसार कांस्टेबल त्रिमूर्ति का हिस्सा थे, जिसमें पांडु हवलदार और हवलदार 303 शामिल थे, जो उनका बिल्ला बैच नंबर था। हेड कांस्टेबल कासकर को हालांकि इब्राहिम हवलदार के नाम से जाना जाता था। वह पुलिस हलकों में एक ईमानदार, समर्पित और बेहद समर्पित पेशेवर के रूप में जाने जाते थे। इब्राहिम हवलदार की कहानियों में से एक यह थी कि कैसे वह एक सहज इशारे से अपराधियों के मन में डर पैदा करता था। जब इब्राहिम हवलदार अपनी काली चमड़े की बेल्ट के पीतल के बकल को छूता था, तो कमरे में मौजूद अपराधी अपनी पैंट में पेशाब करना शुरू कर देते थे। वे अक्सर उसकी हरकत को गलत समझ लेते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि वह अपनी बेल्ट खोलकर उन्हें तब तक पीटने वाला था जब तक कि वे बेहोश न हो जाएं। इब्राहिम हवलदार के वरिष्ठ अक्सर इस डर का फायदा उठाते थे और पूछताछ कक्ष में उसके पीतल के बकल वाले करतब के लिए विशेष अनुरोध किए जाते थे। लेकिन इब्राहिम हवलदार के अपने बुरे पल भी थे। जब भी उसे अहमद सेलर हाई स्कूल में बुलाया जाता था, तो वह पसीने से तरबतर हो जाता था। वह अब एक पुलिसकर्मी नहीं था जो अपराधियों को डरा सके। इसके बजाय वह शर्मिंदा, निराश और परेशान महसूस करता था। वह पराजित और असहाय महसूस करता था और अक्सर अल्लाह से पूछता था कि उसे बार बार क्यों परखा जा रहा है। जब भी उसके बेटे स्कूल में कोई शरारत करते थे, तो प्रिंसिपल उसे विनम्रता से बुलाता था। उसे स्कूल अधिकारियों के सामने खड़े होकर अपने लड़कों के खिलाफ शिकायतों की झड़ी सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। सबसे बढ़कर वह चाहता था कि उसके बेटे बड़े होकर जिम्मेदार और मेहनती बने और उसे स्कूल प्रिंसिपल के सामने अपराधी की तरह खड़े होने की बदनामी से बचाए। और क्योंकि यह काफी नियमित रूप से हो रहा था, इसलिए उसे इस पूरी प्रक्रिया का वास्तविक दर्द महसूस होने लगा था। सौभाग्य से उसकी ठोस पुलिस साख के कारण उसे उस तरह की फटकार से बचा लिया गया जो दूसरे माता पिता सुन रहे थे। इब्राहिम हवलदार के जीवन में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटीं, लेकिन लड़के बेहतर होते। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू ही कर रहे थे, तब उन्हें और पुलिस के एक समूह को निलंबित कर दिया गया, जिन्होंने अभिनेत्री सुरैया के पिता अजीज जमाल शेख की मौत की जांच की थी। शेख 1963 में मरीन लाइंस में अपनी बेटी के कृष्णा महल अपार्टमेंट में मृत पाए गए। सुरैया न केवल हिंदी फिल्म उद्योग की रानी थी, बल्कि एक बड़ी सनसनी भी थी। 1940 और 1950 के दशक में सुरैया एक शीर्ष गायिका स्टार थी और उन्हें प्रति फिल्म 2 लाख रुपए मिलते थे, उस समय जब अन्य सितारों को केवल हजारों में भुगतान किया जाता था। दक्षिण भारत के सेल्यूलाइड पागल प्रशंसकों द्वारा अपने फिल्म आइकन के लिए मंदिर स्थापित करने से बहुत पहले सुरैया को कट्टर प्रशंसकों द्वारा पूजा जाता था। मरीन लाइंस में उनके घर पर भारी भीड़ उमड़ती थी और कहा जाता है कि इतने दशकों के बाद भी उनके प्रशंसकों की संख्या और उनके घर के बाहर की भीड़ उनके बाद के वर्षों में आने वाले किसी भी प्रमुख अभिनेता की तुलना में कहीं ज्यादा है। अपनी प्रसिद्धि के चरम पर मरीन लाइंस के बाहर सैरगाह पर प्रशंसक बारात और दहेज के साथ आते थे, जबकि अन्य प्रशंसक अपने अमर प्रेम का इजहार करते थे और एक झलक पाने के लिए इंतजार करते थे। न तो अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा, न ही राजेश खन्ना के आशीर्वाद
और न ही शाहरुख खान के मन्नत में, जहां हर दिन हजारों आगंतुक आते हैं। प्रशंसकों की ऐसी दीवानगी देखी गई। 1950 के दशक में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई के बेटे कांति देसाई ने एक बार उन्हें एक निजी पार्टी में आने के लिए कहा था, जहां कुछ राजनीतिक दिग्गज उपस्थित थे। सुरैया ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा जाता है कि कांति देसाई ने उन्हें धमकाया भी था। यह अलग बात है कि सुरैया देव आनंद पर पूरी तरह से मोहित थीं, बाकी सभी को छोड़कर, और इसीलिए उनका ध्यान कहीं और था। और फिर एक दिन, होली के दिन, अजीज जमाल की अचानक मृत्यु हो गई। सुरैया नहीं चाहती थीं कि उनके पिता की मौत की जांच हत्या के तौर पर की जाए। यह व्यापक रूप से आरोप लगाया गया कि सुरैया ने अपराध शाखा के जांचकर्ताओं की पूरी टीम को रिश्वत दी ताकि मौत को प्राकृतिक मौत करार दिया जा सके। यह कभी स्थापित नहीं हो सका कि जांचकर्ताओं ने आर्थिक लाभ के लिए उनकी बात मानी या उनके पंथ की स्थिति के कारण, क्योंकि उनमें से अधिकांश उनसे डरते थे, या अजीज जमाल की मृत्यु वास्तव में प्राकृतिक कारणों से हुई थी। इसके बाद यह मुद्दा राज्य विधानमंडल में उठाया गया। महाराष्ट्र राज्य का गठन नया नया हुआ था और वहां गुजराती विरोधी लहर देखी जा रही थी, क्योंकि मोरारजी देसाई ने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र को अगले 5000 वर्षों में बॉम्बे नहीं मिलेगा। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन ने अपना केस जीतने से पहले 100 से ज्यादा लोगों को खो दिया था और बॉम्बे आखिरकार महाराष्ट्र का हिस्सा बन गया। सुरैया कांति देसाई का आमना सामना तब तक जगजाहिर हो चुका था और नए नए महाराष्ट्र के राजनेताओं ने सोचा कि सुरैया के पिता की मौत से उन्हें कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन यह सर्वविदित है कि जैसे ही राजनेता किसी चीज में दिलचस्पी लेते हैं, वे उसके लिए दोषी लोगों की तलाश करते हैं। सुरैया के पिता की मौत की जांच करने वाली पूरी पुलिस टीम को सेवा से निलंबित कर दिया गया था। हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर उस टीम का हिस्सा थे और जाहिर तौर पर व्यक्तिगत रूप से सुरैया के परिवार के भी करीबी थे। सुरैया ने अपने शानदार फिल्मी करियर को भी अलविदा कह दिया और 1963 में अपनी आखिरी फिल्म रुस्तम सोहराब से सफर शुरू किया। लेकिन पुराने जानकारों का दावा है कि उन्होंने अपने शोक और उसके बाद हुए विवाद के कारण फिल्म व्यवसाय छोड़ दिया था, जिसने उन्हें एकांत में रहने पर मजबूर कर दिया था। एक कहावत है कि एक विशाल पेड़ एक जोरदार धमाके के साथ गिरता है, लेकिन पेड़ के नीचे मौजूद खरपतवार और अन्य जीव जंतु ही नुकसान पहुंचाते हैं। सुरैया के पिता की मौत के बाद इब्राहिम कासकर और उनका परिवार सबसे बड़ी क्षति में से एक था। 3 साल के निलंबन के बाद उन्हें 1966 में पुलिस बल से बर्खास्त कर दिया गया था। नौकरी से अचानक चले जाने से उनका बड़ा परिवार संकट में पड़ गया। इब्राहिम हवलदार के 7 बेटे और 4 बेटियां थीं। कासकर ने अपने बेटों साबिर और दाऊद का दाखिला नागपाड़ा के अंग्रेजी माध्यम के अहमद सेलर हाई स्कूल में कराया था। अन्य बच्चों को उर्दू माध्यम के नगरपालिका स्कूलों में भेजा गया, क्योंकि कासकर को निलंबित कर दिया गया था और वह नियमित रूप से स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा था। इब्राहिम हवलदार के सबसे अच्छे दोस्त और चचेरे भाई रहीम चाचा ने याद किया कि कैसे इब्राहिम हर बार स्कूल जाने से पहले घबरा जाता था, जो टेमकर मोहल्ले में उसके घर से पैदल दूरी पर था। जब प्रिंसिपल ने साबिर और दाऊद के खिलाफ शिकायतों की झड़ी लगा दी, जिसमें उनकी अनुपस्थिति, परीक्षाओं में लगातार फेल होना और सबसे बढ़कर दाऊद का अपने शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार और हिंसा की प्रवृत्ति शामिल थी, तो इब्राहिम को अक्सर प्रिंसिपल के सामने हकलाते हुए देखा जा सकता था, जो कोई सभ्य जवाब देने में असमर्थ था। इब्राहिम हवलदार की बेल्ट से पिटाई के शिकार कुछ लोगों ने अपने बेटों के स्कूल के शिक्षकों को धमकाया था कि वे उनके कुकर्मों के बारे में बताकर उन्हें शर्मिंदा करेंगे। कहा जाता है कि ऐसी शिकायतों के साजिशकर्ता दूर खड़े होकर इब्राहिम हवलदार को शिक्षकों द्वारा डांटे जाने पर तड़पते हुए देखते थे। इब्राहिम हवलदार घर लौटता और लड़कों पर अपनी भड़ास निकालता। वह उन्हें बुरी तरह पीटता, लेकिन वे कुछ ही समय में अपनी पुरानी हरकतें करने लगते। दोनों भाइयों में से साबिर अपने सहपाठियों के साथ मारपीट करने में ज्यादा रुचि रखता था, जबकि दाऊद शरारतें करने में ज्यादा रुचि रखता था। उनकी लगातार शरारतें और शारीरिक हिंसा ने उन्हें पूरे स्कूल में काफी अलोकप्रिय बना दिया था। स्कूल में शिकायतों और अपमान की बढ़ती संख्या के साथ इब्राहिम हवलदार तेजी से अपने बेटों से मोहभंग हो रहा था। और एक दिन जब साबिर 8वीं कक्षा में था, अपरिहार्य घटना घटी।
उसका सबसे बुरा डर सच साबित हुआ। उसे स्कूल बुलाया गया और साफ साफ बताया गया कि साबिर को निष्कासित किया जा रहा है क्योंकि उसने एक अन्य सहपाठी के साथ झगड़ा किया था और लड़के का सिर बेंच पर दे मारा था, जिससे उसे गंभीर चोट आई थी और कई टांके लगाने पड़े थे। इब्राहिम हवलदार बहुत दुखी और अपमानित हुआ और साबिर को घर ले आया। इब्राहिम और उसकी पत्नी अमीना दोनों ने अब दाऊद पर अपनी उम्मीदें टिका दी और उससे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। दाऊद 7वीं कक्षा में था और अपने भाई के स्कूल से निकाले जाने से आहत था। दाऊद ने बहुत उत्साह दिखाया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की क्योंकि वह जानता था कि वह अपने गरीब माता पिता और भूखे भाई बहनों की एकमात्र उम्मीद था। पुलिस स्टेशन में इब्राहिम के वरिष्ठ इंस्पेक्टर बुरहान मालगी इब्राहिम का समर्थन करते थे और उसे दाऊद को पढ़ने देने के लिए प्रोत्साहित करते थे ताकि कम से कम बेटा सब इंस्पेक्टर के रूप में पुलिस बल में शामिल हो सके। इब्राहिम मालगी के हस्तक्षेप और समर्थन के लिए आभारी था। मालगी ने स्कूल प्रबंधन को दाऊद को एक और मौका देने के लिए राजी किया और उसकी स्कूल फीस भरने का भी वादा किया। उनके द्वारा दिखाई गई इस रुचि और उत्साह ने दाऊद को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद की और उसे सड़क सुरक्षा गश्ती RSP में भी शामिल किया गया। माध्यमिक कक्षा के छात्रों के लिए मानद यातायात प्रशिक्षण कार्यक्रम RSP में स्कूली छात्रों को शामिल करने की पहल बहुत लोकप्रिय थी। वर्तमान समय के विपरीत जहां RSP पूरी तरह से उपेक्षित है, 2770 के दशक में माता पिता और उनके वार्ड के लिए कार्यक्रम में शामिल होना प्रतिष्ठा का विषय था। RSP एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें स्कूली बच्चों को ट्रैफिक कांस्टेबल की देखरेख में उनके स्कूल के नजदीकी इलाके में यातायात को नियंत्रित करने का काम सौंपा जाता है। इससे बच्चों को सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण मिलता है और अंततः वे समाज में कानून और व्यवस्था का पालन करने के लिए तैयार होते हैं। चूंकि दाऊद के पिता कई सालों तक ट्रैफिक विभाग में रहे थे, इसलिए दाऊद को पुलिस बल से भी लगाव था। इसके बाद वह क्रॉफर्ड मार्केट में क्राइम ब्रांच मुख्यालय के उच्च सुरक्षा वाले परिसर में अपने पिता से मिलने भी जाने लगा। बचपन से ही दाऊद के आसपास वर्दी की भरमार थी। इससे दो चीजें अपने आप ही हो गईं। पहली, वर्दी के प्रति उसका बहुत सम्मान और सहजता जो उसे ताकत का एहसास कराती थी, और दूसरी, वर्दी के प्रति उसके बहुत सम्मान के बावजूद वह अधिकार से भयभीत नहीं था। बाद वाले ने उसके आपराधिक करियर में बहुत मदद की। हालांकि उसके अभिभावक देवदूत मालगी ने सुनिश्चित किया कि दाऊद को उसकी RSP वर्दी मिले, जिसमें एक सफेद शर्ट, टाई, नीली शॉर्ट्स और लाल बेरेट कैप शामिल है। इसने दाऊद और उसके उदास पिता इब्राहिम कास्कर को तुरंत खुश कर दिया। जब दाऊद ने RSP वर्दी पहनी तो परिवार में चर्चा हुई कि यह वर्दी लड़के के लिए शुभ संकेत है, कि यह जीवन में बाद में अन्य वर्दी के लिए एक कदम है और वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह अपने पिता से अधिक प्रसिद्ध पुलिस अधिकारी नहीं बन जाता। दाऊद ने नियमित रूप से RSP प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेना शुरू कर दिया और अपने शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने की भी कोशिश की। अगले कुछ महीने घटनाहीन रहे। साबिर के स्कूल से बाहर होने के बाद दाऊद अधिक केंद्रित था। परिवार की उससे अपेक्षाएं भी बहुत अधिक थीं। साबिर को उनके द्वारा नकार दिया गया था। आम धारणा यह थी कि दाऊद कास्कर कबीले में एक योग्य पुत्र बनेगा और शिक्षा के माध्यम से परिवार की किस्मत बदल देगा। हसन कास्कर पुलिस की वर्दी की खाकी या सलामी, लेकिन हेड कांस्टेबल दाऊद के लिए किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। कांस्टेबलों में से एक उसके लिए किस्मत में नहीं था। सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त ACP बुरहान मालगी ने याद किया कि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद एक समय के बाद चीजें नियंत्रण से बाहर हो गईं। दिसंबर की एक सुबह जब दाऊद सर्वी रेस्तरां के सामने नागपाड़ा जंक्शन पर तैनात था तो अचानक उसका ध्यान कुछ लड़कों को देखकर भटक गया जो क्लेयर रोड चौराहे के अंत में बगीचे के बाहर इकट्ठे हुए थे, जो नागपाड़ा जंक्शन में विलीन हो जाता है। दाऊद चौराहे के बीच में खड़ा था और सीटी बजाकर भारी यातायात के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उन लड़कों को देखता रहा जिन्होंने अब एक समूह बना लिया था और उनके हाथों में कुछ डंडे और रॉड थे। दाऊद लड़कों के अजीब व्यवहार को समझ नहीं पाया। जल्द ही वे उसकी नजरों से ओझल हो गए। अहमद सेलर हाई स्कूल में एक पूरी तरह से विकसित बास्केटबॉल टीम थी जो नियमित रूप से अभ्यास करती थी। साबिर बास्केटबॉल में अच्छा था और स्कूल में नियमित रूप से भाग लेता था। अपने निलंबन के बाद भी वह स्कूल की दीवार पर बैठकर मैच देखने जाता था।
उसके आलोचकों को स्कूल में उसकी मौजूदगी कभी पसंद नहीं आई। एक दिन कोर्ट में एक खिलाड़ी कम था। साबिर के दोस्त ने उसे एक घायल खिलाड़ी की जगह खेलने के लिए कहा। साबिर खुशी खुशी टीम में शामिल हो गया। कुछ ही मिनटों में वह 2 बास्केट स्कोर करने में सफल रहा। विरोधी टीम को यह पसंद नहीं आया और उसने उसे 2 बार धक्का दिया। शुरू में साबिर ने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन जब उसने एक पैटर्न देखा तो उसने एक लड़के को कमर में लात मार दी। इससे मामला तुरंत बढ़ गया। विरोधी टीम ने एक गुप्त संदेश प्रसारित किया और साबिर को नियंत्रित करने के लिए कुछ लड़कों को बुलाया गया। ये लड़कों का वह समूह था जिसे दाऊद ने पहले नागपाड़ा जंक्शन पर अपने स्थान से देखा था। आधे घंटे से भी कम समय में दाऊद को खबर मिली कि लड़कों के एक समूह ने साबिर को घेर लिया है और उस पर हमला कर दिया है। दाऊद अपनी पोस्ट छोड़कर अपने भाई की मदद के लिए दौड़ा। स्कूल मुश्किल से 500 मीटर दूर था और दाऊद कुछ ही समय में जमीन पर पहुंच गया। दाऊद खेल के मैदान में पहुंचा और अपने सबसे बुरे डर को सच होते देख हैरान रह गया। लड़कों में से एक ने साबिर के सिर पर पीछे से डंडे से वार किया था। इस अचानक हमले से साबिर चौंक गया और वह नीचे गिर गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, छिपे हुए दूसरे लड़के आ गए और उसे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। साबिर बेबस होकर चिल्लाया, खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। दाऊद अब और दर्शक नहीं रह सका। उसने अपनी सीटी फेंकी, अपनी टोपी फेंकी और लड़कों की तरफ भागा। अपने भाई को पीट रहे लड़कों के समूह पर खुद को फेंक दिया। यह एक असमान लड़ाई थी जिसमें साबिर और दाऊद अपने प्रतिद्वंद्वियों से कम संख्या में और अधिक चतुराई से आगे थे। संघर्ष कुछ मिनटों तक जारी रहा और दोनों भाइयों के चेहरे और शरीर पर बहुत छोटे और कट लग गए। दाऊद ने भी लड़कों में से एक को कुछ गंभीर चोटें पहुंचाईं, इससे पहले कि वे अलग हो पाते। साबिर को भी कुछ चोटें आई थीं। उसके होंठ फट गए थे और उसके चेहरे से खून बह रहा था। मामला गंभीर हो गया था और अगले दिन अभिभावकों का एक समूह स्कूल में उतर आया। वे भाइयों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराना चाहते थे और मांग करते थे कि उन्हें बच्चों के घर में डाल दिया जाए। इस बार मालगी के हस्तक्षेप के बावजूद गुस्साए माता पिता सुनने को तैयार नहीं थे। इस बीच दाऊद, जो अपने शिक्षकों का सामना करने से बहुत डरता था, ने कुछ दिनों के लिए स्कूल छोड़ने का फैसला किया, जो हफ्तों और अंत में महीनों में बदल गया। आखिरकार दाऊद स्कूल छोड़ने वालों की श्रेणी में शामिल हो गया और आपराधिक जीवन को तेज गति से जीना शुरू कर दिया। जबकि इब्राहिम कासकर दोनों सिरों को पूरा करने और अपने भूखे गरीब परिवार की मदद करने के लिए संघर्ष कर रहा था, वह अपने भटके हुए बेटों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था, जो अपने खुद के अपराधी तरीकों में बहुत व्यस्त थे। इस तरह इब्राहिम के होनहार युवा लड़के अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बेरोजगारी और अपराध की जिंदगी की ओर बढ़ गए। उसे उनके खिलाफ शिकायतें मिलती रहती थीं और वह उनका सुधार सुनिश्चित करना चाहता था, लेकिन वह उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। एक बार फिर उसने मालगी से मदद मांगी, जिसने दाऊद को बुलाया और उसे डांटते हुए कहा, एक लड़ाई के कारण तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। हमने लड़ाई शुरू नहीं की, हम पर उन लड़कों के झुंड ने हमला किया जो साबिर को पीटने के लिए तैयार थे। हमें पीटा गया, हमने सिर्फ अपना बचाव करने की कोशिश की। दाऊद ने मालगी से एक असामान्य गुस्से में कहा, तुम्हें बस माता पिता और लड़कों से माफी मांगनी चाहिए और यह सब खत्म हो जाएगा। तुम वापस स्कूल जाओगे। मालगी ने उसे समझाने की कोशिश की, हम पीड़ित हैं, हमें माफी मांगनी चाहिए। हमें माफी क्यों मांगनी चाहिए? दाऊद ने पलटवार किया और अब जबकि बाढ़ के दरवाजे खुल चुके थे, दाऊद ने आगे कहा, काश हम फिल्मी नायकों की तरह लड़ पाते, जहां नायक एक साथ कई खलनायकों का सामना करता है और फिर भी विजयी होता है। मैं उस उमर सांड, बैल और सूफियान मेंटल को मुक्का मारना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि मैं जरूरी लड़ाई कौशल के बिना असहाय हूं। मेरी पिटाई हुई। क्या आप मुझे शारीरिक लड़ाई का प्रशिक्षण दे सकते हैं जो ऐसी परिस्थितियों में काम आ सकती है? दाऊद ने मासूमियत से पूछा। सालों बाद भी मालगी दाऊद की मासूमियत और गुस्से को भूल नहीं पाई है। मालगी ने दाऊद को समझाने की कोशिश की कि उसे हाथ से लड़ना सीखने की कोई जरूरत नहीं है और यह उसके लिए करियर का विकल्प नहीं है। इस तरह की शारीरिक हिंसा तुम्हें जेल ले जाएगी, उसने लड़के को चेतावनी दी थी। दाऊद को मालगी का सम्मान था बेशक, लेकिन वह जानता था कि उसे पीटा जाना या कोने में धकेला जाना पसंद नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वह हर परिस्थिति में हमेशा ऊपरी हाथ चाहता था। दाऊद ने पहले ही लड़ाकू बनने का मन बना लिया था। उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए बस एक कोच की जरूरत थी।